शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। पश्चिमी अजान का वक्त करीब था और गुलपुर नाम के पंजाब के एक छोटे से गांव में हल्की सी ठंडक थी। गांव में एक कच्चा रास्ता था जो फसलों के बीच से गुजरता था, जहां सरसों, गेहूं और गन्ने के खेत दिखाई देते थे। इस गांव के केंद्रीय बाजार में जरूरी चीजें मिल जाती थीं। आसिया और उसके पति असलम का घर भी उसी गांव में था। उनका घर मिट्टी और ईंटों से बना था, जिसके आंगन में खजूर की चटाइयां बिछी रहती थीं। आसिया की शादी को 8 साल हो चुके थे। वह बेहद सादी थी और उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं। उसके हाथों में चूड़ियां खनकती रहती थीं, जो एक खास आकर्षण रखती थीं। असलम गांव के एक छोटे जमींदार के यहां काम करता था और दिन भर मेहनत करके वापस आता। उसकी कम आय थी और उनकी जिंदगी सिर्फ खर्च चलाने के लिए थी। उनके पास कोई संतान नहीं थी, जिसका आसिया को हमेशा दुख रहता था। घर में चुप्प थी और असलम कम बोलता था। शाम को थका हारा वापस आकर कुछ खाकर सो जाता था। आसिया को अपनी दिनचर्या और अकेलेपन से ऊब होने लगी थी। वह अक्सर सोचती थी कि उसकी जिंदगी में कोई रंग क्यों नहीं है। अगर असलम देर से वापस आता तो उसे लगता कि कोई उसकी परवाह नहीं करता। एक दिन खाला बशीरा, जो गांव की बातूनी महिला थीं, आसिया के पास आईं और बताया कि असलम शहर में काम ढूंढने का इरादा कर रहा है। आसिया ने कहा कि यह फैसला ठीक है। खाला बशीरा ने कहा, मर्दों को हमेशा घर से दूर रहने का शौक होता है, बीवी का क्या बनेगा? आसिया ने दिल में सोचा कि अगर असलम ज्यादा समय तक शहर में रहेगा तो वह और भी अकेला महसूस करेगी। कुछ दिन बाद असलम ने शहर जाने का फैसला पक्का किया और अपने जरूरी सामान के साथ रवाना हो गया। अब आसिया को और भी अकेलेपन का सामना करना पड़ा। दिन भर वह घर में सफाई करती, खाना पकाती और कभी कभी गलियों में कुछ महिलाओं से बात कर लेती, लेकिन शाम को फिर से चुप हो जाती। गांव की शामें सादी होती थीं। लोग अजान के बाद जल्दी सो जाते और कभी कभी ही गपशप होती थी। इसी दौरान खाला बशीरा ने आसिया को एक सुझाव दिया कि उनके रिश्तेदारों का एक युवक रेहान काम की तलाश में गांव आना चाहता है। उसका कहना था कि वह कुछ दिन यहां ठहर कर शायद रोजगार के मौके ढूंढ ले। आसिया ने पहले हिचकिचाते हुए मना किया, लेकिन खाला बशीरा ने उसे समझाया कि गांव में ऐसा कुछ नहीं होता और यह एक मदद हो सकती है। आसिया ने फिर सोचा कि इससे उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है। कुछ दिन बाद रेहान गांव आया। खाला बशीरा ने उसे आसिया के घर भेजा। रेहान लंबा, मजबूत शरीर वाला और खूबसूरत था। उसने बताया कि वह मुल्तान के नजदीकी इलाके का रहने वाला है और अपने माता पिता के निधन के बाद मामा के यहां रह रहा था। वह रोजगार की तलाश में था और कुछ दिन गांव में ठहरना चाहता था। आसिया ने उसकी बातों से उसे अच्छा पाया और उसके लिए खाना तैयार किया। गांव के लोग शाम के बाद सोने की तैयारी करने लगे और आसिया ने लालटेन की रोशनी में कमरे में जाकर सोचा कि उसकी जिंदगी में यह नया मोड़ किस तरह बदलाव लाएगा। इसी दौरान वह यह सोचने लगी कि अगर असलम को इस बात का पता चला तो क्या होगा? क्या वह उससे नाराज होगा? लेकिन उसने सोचा कि यह फैसला सिर्फ उसके हाथ में है और शायद इससे उसकी जिंदगी में कुछ रंग आ जाए। कुछ दिन बाद रेहान ने आसिया के साथ वक्त बिताना शुरू किया। वह एक सौम्य और खुशमिजाज युवक था और उसकी बातों में कोई कठोरता नहीं थी। आसिया ने महसूस किया कि रेहान का साथ उसकी तन्हाई को कम कर रहा था। वे दोनों अक्सर बातें करते और उसके साथ वक्त बिताना आसिया के लिए सुखद था। कुछ दिनों बाद आसिया ने असलम को एक पत्र लिखने का फैसला किया ताकि वह उससे इस मामले में सलाह ले सके। लेकिन असलम का जवाब देर से आना था और आसिया को इस बात का डर था कि असलम का प्रतिक्रिया क्या होगा। उसने निर्णय लिया कि इस वक्त रेहान का साथ उसकी जिंदगी में कुछ खुशी लेकर आ रहा है और उसका दिल भी बहल रहा है। कुछ दिन सामान्य रूप से बीते। रेहान सचमुच शरीफ था। वह सुबह जल्दी नाश्ता करके गांव के आसपास या नजदीकी कस्बों में रोजगार की तलाश में निकल जाता। दोपहर तक वापस आता और आसिया से सहानुभूति के साथ पूछता, कोई काम मिला? तो वह हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, अभी नहीं, कोशिश जारी है। शाम को वह कुरान की तिलावत करता या नोट्स लिखता रहता।
आसिया कभी रसोई घर में काम करते हुए दरवाजे की दरार से उसकी मेहनत देखती और दिल में एक अजीब सी आकर्षण महसूस करती। यह भावना शायद उचित नहीं थी, लेकिन वह इसे नजरअंदाज नहीं कर पाती थी। एक दिन जून की गर्मी में जब रेहान पसीने से लथपथ वापस आया तो आसिया ने खुद आगे बढ़कर उसे पानी और तौलिया पेश किया। रेहान ने शुक्रिया कहते हुए सिर झुकाया तो आसिया के दिल में एक लहर दौड़ गई। वह शर्माई भी और खुशी भी महसूस की। वह खुद को यह सोचकर डांटने लगी कि वह क्या सोच रही है, लेकिन फिर भी दिल काबू में नहीं आ रहा था। एक दिन आसिया ने रेहान से छत की मरम्मत करने को कहा। वह सीढ़ियां चढ़कर छत पर सामान लेकर गया। आसिया भी पीछे पीछे गई। रेहान ने मरम्मत शुरू की और आसिया एक तरफ खड़ी होकर उसे देखती रही। उसके दिल में अजीब ख्यालात आ रहे थे, लेकिन वह इसमें अपनी तन्हाई का कुछ रंग देख रही थी। उसकी जिंदगी में यह पहली बार कुछ रौनक सी आई थी। शाम को आसिया ने रेहान के लिए स्वादिष्ट सलन पकाया। बैगन और मांस का सलन था, जिसकी खुशबू बहुत ही लुभावनी थी। फिर दस्तरखान बिछाकर रेहान को आवाज दी, आज एक साथ खाना खाते हैं। वैसे तो मैं अलग खा लेती हूं, मगर तुम मेहमान हो। रेहान ने कुछ संकोच करते हुए साथ बैठकर खाना शुरू किया। खाना खाते वक्त आसिया हंसते हुए बातें करती रही और हल्की फुल्की बातचीत की। गांव में फलां जगह तुम ढूंढ लो, वहां काम मिल जाएगा। तुम अच्छे पढ़े लिखे लगते हो। क्या तुमने मैट्रिक किया है? रेहान ने बताया कि वह 12वीं तक पढ़ा है। इन बातों में आसिया के स्वर में एक नया लगाव महसूस हुआ, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाई। रात को आसिया के दिल में बेचैनी पैदा हो गई। उसे एहसास था कि यह आकर्षण गलत दिशा में ले जा सकता है, मगर वह भावनात्मक रूप से इतनी अकेली थी कि खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। अगले दिनों में आसिया ने रेहान को यह दिखाने की कोशिश की कि वह उसे पसंद करने लगी है। कभी चाय बनाती, कभी बाजार से उसके लिए चप्पल या तौलिया लाती, कभी उसके पास बैठकर हालचाल पूछती। लेकिन रेहान हमेशा संयम से काम लेता और चुप रहता। उसने एक दो बार आसिया से कहा, बहन जी, खुदा का वास्ता, मैं आपका सम्मान करता हूं, कृपया ऐसा न करें। यह सुनकर आसिया को महसूस हुआ कि रेहान की सोच पाकीज़ा है, जिससे उसके दिल में और भी बेचैनी पैदा हो गई। एक रात जब बाहर मूसलधार बारिश हो रही थी और गांव की बिजली भी चली गई थी, आसिया ने रेहान के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। वह अंदर कुरान की तिलावत कर रहा था। आसिया ने कहा, बस बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, डर लग रहा है। रेहान ने कहा, आप जाएं, मैं तिलावत पूरी करके बरामदे में आ जाता हूं। लेकिन आसिया ने जिद की कि वह वहीं रुकना चाहती है। रेहान ने पीछे हटकर दरवाजा खोला और आसिया अंदर आ गई। उस वक्त माहौल में एक अजीब आकर्षण था, जिसे वह खुद भी बयान नहीं कर सकती थी। दिल में गलत ख्याल आ रहे थे, लेकिन वह उस भावना को रोक नहीं पाई। रेहान ने फिर से तिलावत शुरू की तो आसिया पास चली गई। रेहान ने सिर झुकाकर कहा, देखिए, यह गलत है। आसिया ने फिर एक ऐसा कदम उठाया जिस पर वह बाद में बहुत पछताई। उसने रेहान का हाथ जोर से पकड़ने की कोशिश की। रेहान ने तुरंत उसे पीछे हटा दिया और आसिया ने गुस्से में आकर कहा, क्या तुम मर्द नहीं हो? तुम्हें मेरी आकर्षण महसूस नहीं हो रही? रेहान ने बेहद धैर्य से जवाब दिया, बाजी, मैं ऐसा गलत काम नहीं करना चाहता। खुदा से डरता हूं। आप भी डरी। इस वाक्य ने आसिया को झकझोर दिया। उसने कहा, तो क्या तुम मुझे तुच्छ समझते हो? तुमने मेरा दिल तोड़ा है। रेहान ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैं आपको तुच्छ नहीं समझता। आप मेरी बड़ी हैं, बस मैं यह काम नहीं कर सकता। उसके लहजे में श्रद्धा और विनम्रता थी, जिसने आसिया के अंदर आग भड़का दी। आसिया ने एक पल के गुस्से में रेहान को धक्का दे दिया और वह तेज आवाज के साथ फर्श पर गिरकर एक छोटी मेज के कोने से टकरा गया। उसके सिर से खून बहने लगा और आसिया का दिल एकदम घबरा गया। रेहान का चेहरा सफेद हो गया था और वह बेहोश पड़ा था। आसिया ने तुरंत उसकी नब्ज चेक करने की कोशिश की, मगर कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर उसने उसकी सांसें देखीं, लेकिन वे भी बंद हो चुकी थीं। आसिया को ऐसा लगा कि रेहान ने दम तोड़ दिया है। उसे भारी डर महसूस हुआ। वह सोचने लगी
कि अगर किसी को बता दिया तो पूरा गांव उसे बदचलन समझेगा और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। उसके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। वह घबराकर रेहान की लाश को एक चादर में लपेटकर घर से बाहर ले गई। बारिश की तेज बूंदों में वह कीचड़ से भरे हिस्से में जा पहुंची और मिट्टी खोदने लगी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन वह बेकाबू होकर खुदाई करती रही। घंटा भर बाद उसने गड्ढा खोदा और रेहान की लाश को उसमें दफन कर दिया। उसके अंदर तौबा और इस्तिगफार की आवाजें उठ रही थीं, लेकिन डर के माहौल में उसने मिट्टी डालकर गड्ढा भर दिया। वापस घर आकर उसने खून और कीचड़ से सने हाथ धोए, कपड़े बदले और सारी रात जागती रही, डर में डूबी हुई। सुबह की अजान के समय बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसके दिल में कयामत बरप चुकी थी। उसने फैसला किया कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी और एक झूठ गढ़ लिया कि रेहान किसी काम के सिलसिले में शहर चला गया और वापस नहीं आया। इसी दौरान आसिया ने खून के धब्बे कमरे से साफ किए, लेकिन फर्श पर एक हल्का सा निशान रह गया था। उसने कपड़े बदलकर पूरा घर ठीक किया ताकि कोई शक न करे। कुछ दिन तक गांव में किसी ने ज्यादा नहीं पूछा। एक दिन खाला बशीरा आईं और सरसरी सवाल किया, वो जवान लड़का कहां गया? आसिया ने घबराते हुए कहा, वो शहर चला गया, नौकरी के लिए। खाला बशीरा ने संतोषजनक जवाब दिया और चली गई। एक हफ्ते बाद असलम घर वापस आया। उसने बताया कि फैक्ट्री में मजदूरों की मजदूरी कम थी और रहने की व्यवस्था का मसला था, इसलिए वह वापस आ गया। साथ ही एक काले कुत्ते शेरा को भी लाया था, जिसे असलम ने शहर में एक जानने वाले से उपहार के तौर पर लिया था। असलम ने बताया कि कुत्ता घर की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और आसिया ने मजबूरी में हाँ मिलाई। कोई अब घर में एक नया समस्या था। वह कुत्ता बहुत तेज और चौकस था। शाम होते ही वह आंगन में दौड़ता और हर चीज को सूंघता। असलम खुश था कि यह वफादार जानवर है, लेकिन आसिया के दिल में डर था कि कहीं शेरा उस गड्ढे तक न पहुंच जाए। अगले दिन कुत्ता जमीन को सूंघता और भौंकने लगा और असलम ने बाहर आकर उस पर गुस्से का इजहार किया। आसिया का रंग सफेद हो गया था और उसे डर था कि कहीं कुछ न निकल आए। कुछ दिन बाद शेरा ने फिर वही जगह खोदना शुरू किया। असलम ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और सोचा कि कुछ तो है, क्योंकि कुत्ता बार बार उसी जगह भौंकता था। आसिया ने बात घुमा दी, यहां शायद कोई मरे हुए जानवर की बची खुची चीजें दफन हैं। असलम ने इस पर गंभीरता से विचार किया, लेकिन उसका शक बढ़ने लगा। कई दिन बाद असलम शहर से एक जानने वाले को साथ लाया, जो कुत्ता ट्रेनर था। असलम ने उससे पूछा, कितने दिन से यह कुत्ता उसी जगह भौंक रहा है, क्यों? ट्रेनर ने अंदाजा लगाया कि या तो यहां कोई मरे हुए जानवर की गंध है या कुछ ऐसी चीज है जिसकी खुशबू कुत्ते को आकर्षित करती है। असलम को यह सुनकर और अधिक जिज्ञासा हुई। उसी शाम जब आसिया घर में नहीं थी, असलम ने गुपचुप तरीके से जमीन खोदने की कोशिश की। मुश्किल से 1 अंगुल भर ही खोदी थी कि उसमें कपड़े का टुकड़ा नजर आया। असलम ने तुरंत सोचा कि यह कुछ गंभीर हो सकता है, लेकिन आसिया का दिल धड़क रहा था कि कहीं उसका राज न खुल जाए। आसिया तुरंत बाहर आई और रेहान की लाश देखकर घबर गई। उसने तुरंत कहा, यह बस पुराना कपड़ा है जो कभी गड़ा था, तुम बेवजह मेहनत मत करो। असलम ने उसकी परेशानी पर ध्यान दिया, लेकिन कुछ नहीं कहा और वापस हो गया। उसी रात आसिया को यह एहसास हुआ कि अब यह राज से ज्यादा देर तक नहीं छुप सकेगा। वह सोचने लगी कि क्या करे। उसे 2 बार ख्याल आया कि असलम को सच बता दे, लेकिन उसे डर था कि वह तलाक न दे दे या पूरे गांव में उसकी इज्जत न उधड़ जाए। एक दिन जब कुत्ते ने जमीन को और ज्यादा खोद डाला, एक कपड़े में लिपटी हुई हाथ बाहर निकली। असलम जो वहां मौजूद था तुरंत चिल्ला पड़ा। उसने जमीन को खोदा और अंदर एक लाश की मौजूदगी देखकर उसके होश उड़ गए। असलम ने तुरंत आसिया को आवाज दी और वह कांपते हुए बाहर आई। असलम ने उसे झंझोड़ा, यह क्या है? घर के पीछे लाश क्यों दफन है? आसिया का चेहरा सफेद पड़ गया। असलम ने गुस्से में आकर फिर पूछा, सच बताओ, यह किसकी लाश है? लोग बाहर जमा हो गए और खाला बशीरा ने पहचान लिया कि यह रेहान की लाश है। गांव में शोर मच गया
और कुछ लोगों ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की। जब पुलिस आई तो आसिया से सवाल पूछे गए और असलम भी चिंता में था। आसिया ने पुलिस को बताया कि यह एक हादसा था। वह रोते हुए कहने लगी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, यह हादसा था। पुलिस अधिकारी हैरानी से उसे देख रहे थे और पूछे, तुमने उसकी लाश क्यों दफनाई? आसिया ने जवाब दिया कि वह डर गई थी कि लोग उसे बदचलन समझेंगे और उसका पति उसे छोड़ देगा। असलम को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी इतनी दूर जा चुकी है। पुलिस ने असलम से भी सवाल किए और उसने बताया कि वह शहर में था और इस युवक के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। पुलिस ने उसका बयान माना और आसिया के खिलाफ केस दर्ज किया। गांव में लोग आसिया को बदनाम करने लगे और उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। असलम के परिवार वालों को जब खबर मिली तो वे बहुत गुस्से में थे। उसके माता पिता ने उसे कहा कि वह आसिया को तलाक दे दे, क्योंकि वे ऐसी औरत को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे। असलम भी कुछ दिन तक चुप था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर यह वाकई हादसा था तो सजा का क्या मतलब है। वह दिल में उलझन में था कि क्या वह अपनी पत्नी के पक्ष में बोले या न बोले, क्योंकि बेवफाई और गुनाह साफ थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि रेहान की मौत सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर किसी और तरह के जख्म नहीं थे। पुलिस ने कहा कि हत्या की साजिश के कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन लाश को छिपाना एक अपराध था। असलम ने वकीलों से सलाह ली। कुछ ने कहा कि उसे सजा हो सकती है और कुछ ने कहा कि शायद उसकी सजा कम हो। गांव में एक मौलवी साहब भी थे जो असलम से बात कर रहे थे। मौलवी साहब ने कहा, बेटा, यह मामला अदालत का है और शरीयत में हत्या खता की सजा अलग होती है। सबसे अहम बात यह है कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। असलम ने कड़वाहट से जवाब दिया, मौलवी साहब, बेवफाई का क्या? मौलवी साहब चुप हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह मामला निकाह के तोड़ने जैसा गंभीर है। असलम के दिल में कई तूफान उठ रहे थे और वह एक अजीब मानसिक उलझन का सामना कर रहा था। वह सोच रहा था कि उसके लिए सही फैसला क्या है। आसिया की बेवफाई और उसके गुनाह को वह कैसे माफ करे? उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या यह सचमुच एक हादसा था? खैर, कुछ समय बीत गया। मुकदमा चला, गवाहियां हुईं। आसिया को अदालत ने अस्थायी रूप से जेल में रखा। असलम कभी कभी उसे मिलने जेल जाता, मगर मिलकर भी चुप रहता। आसिया रोते हुए गिड़गिड़ाती, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन वह इंसान पाक था, मैंने ही जबरदस्ती की। असलम को भी कभी कभी दया आती, कभी गुस्सा। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद वकीलों ने मुकदमे को हत्या खता की ओर मोड़ा कि यह हत्या नहीं बल्कि अनजाने में हुआ हादसा था। इस तरह आसिया को बड़ी सजा से बचने का मौका मिला। हालांकि यह भी साबित हुआ कि लाश को छिपाना एक अपराध था और नैतिक रूप से भी वह दोषी थी। गांव के लोग अब तक इस घटना का जिक्र करते रहते थे। शुरुआत में तो बहुत हंगामा हुआ, फिर धीरे धीरे ये बातें कम होने लगीं। शेरा नाम का कुत्ता, जिसने इस राज को उजागर करने में पहला किरदार निभाया था, अब भी असलम के पास ही रहता था। असलम जब रात को जागता तो कभी कभी शेरा से ऐसे बातें करता जैसे वह इंसान हो। वह कहता, तुम कितने वफादार हो, काश मेरी पत्नी भी ऐसी होती। फिर आंसू पोंछकर चुप हो जाता। एक दिन असलम ने मां बाप के सामने यह कहा कि मैं आसिया को सजा पूरी होने के बाद छोड़ दूंगा, मगर मां बाप ने भी कहा, बेटा, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इसमें समाज की जुबान को कौन रोकेगा? आखिरकार अदालत ने आसिया को कुछ सालों की सजा सुनाई। हत्या का आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन लाश छिपाना, अनुचित हालात आदि के कारण उसे जेल जाना पड़ा। वह जोर से कलमा पढ़ते हुए, तौबा और इस्तिगफार करते हुए अदालत से बाहर निकली। लोग उसे गालियां देते, कोई शाप भेजता, कोई अफसोस करता। असलम ने घर लौटकर दरवाजे बंद कर लिए। कई दिन तक वह घर से बाहर नहीं निकला। मोहल्ले वाले शिकायत करने लगे, यह चुप क्यों है? मगर वह कर भी क्या सकता था? उसके अंदर एक जंग जारी थी। कभी सोचता कि यह सब मेरी आर्थिक बदहाली का नतीजा है कि पत्नी अकेली रह गई, तो उसने बेवफाई की।
कभी सोचता कि अगर इंसान अच्छा हो तो हालात चाहे जैसे हों वह गुनाह के करीब नहीं जाता। उसका दिल अंदर से टूट चुका था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। एक दिन असलम शहर में किसी काम से गया तो वहां उसकी मुलाकात एक वकील से हुई जो पुराना जाना पहचाना था। उसने कहा, यह सारा मामला अब अपील में जाएगा, तो क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? असलम ने गहरी सांस ली, फिर कहा, हकीकत यह है कि मेरा दिल टूट चुका है। मैं चाहता हूं कि कानून अपना रास्ता अपनाए। वकील ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हौसला दिया। शायद तुम्हारी बीवी सच में हादसे की शिकार है, लेकिन गुनाह और हादसा अलग अलग चीजें हैं। तुम चाहो तो माफ कर दो, यह तुम्हारे ऊपर नहीं है। असलम ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं अल्लाह की रिदा को जानता हूं, लेकिन नफ्स इतना ऊंचा हो चुका है कि माफी मुश्किल लगती है। वहीं जेल में आसिया के दिन बहुत ही कड़े और कष्टपूर्ण बीत रहे थे। वह सोचती कि काश मैंने सब्र किया होता, अपने पति से नाराजगी दूर करने की कोशिश की होती, अल्लाह से दुआ की होती। एक गुस्से भरे पल ने सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। रेहान के मासूम चेहरे का ख्याल आते ही वह रोने लगती। उसे याद आता कि कैसे उसने बार बार मना किया था, बाजी ऐसा न करो, अल्लाह की नाफरमानी न करो। ये शब्द उसके कानों में जैसे हथौड़े की तरह गूंजते। कभी वह तिलावत करती, कभी नफल पढ़ती, कभी आंसू बहाती। बाकी कैदी महिलाएं भी उसे अजीब नजरों से देखतीं, कुछ तरस खातीं कि बेचारी कैसे इस गुनाह और हादसे में फंस गईं, कुछ तंज करतीं कि तू कैसी औरत है जिसने ये हरकत की। कई महीने बीत गए। आखिरकार एक दिन न्यायिक कार्रवाई में मामूली सी प्रगति हुई और असलम ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, मैं इस मामले में और सख्त सजा का इच्छुक नहीं हूं, बस कानून जो करेगा मुझे मंजूर है। इस बयान से आसिया को थोड़ी राहत मिली। इस तरह उसकी सजा में कुछ कमी का अवसर बना। फिर असलम ने अपने मन को तैयार किया कि गांव के कुछ लोग भी शोर शराबा कर रहे हैं, मामलों को लंबा खींचने से क्या फायदा। वह समझने लगा कि जिंदगी एक बार मिलती है, अब आसिया से उसका साथ खत्म ही समझें। लेकिन गांव की परंपराएं अजीब थीं। अगर वह तलाक देकर नई शादी करता तो लोग उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाएंगे कि बीवी को अकेला छोड़ दिया था, वगैरह। 1 साल और बीत गया। अब आसिया को जेल में करीब 1.5 साल हो चुका था। गांव में यह कहानी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन लोग अब भी कभी जिक्र करते तो कानों को हाथ लगाते। असलम दिल ही दिल में एक अजीब से सदमे और अकेलेपन में पड़ा रहा। उसकी न तो कोई संतान थी, न कोई और सहारा। एक दिन गांव के मौलवी साहब ने उसे समझाया, बेटा सब्र करो, अल्लाह तुम्हारा हामी है। तुम चाहो तो नई जिंदगी शुरू कर सकते हो, चाहो तो अपनी बीवी को माफ कर उसे सुधारने का मौका दे सकते हो। वह तल्ख लहजे में कहने लगा, मौलवी साहब, क्या कोई भी गुनाहगार कभी सुधर सकता है? मौलवी ने एक उदाहरण दी। तौबा के दरवाजे अल्लाह ने बंद नहीं किए। असलम चुप हो गया। इस दौरान जेल में आसिया ने एक और कैदी महिला से दोस्ती की जो हिजाब पहनती थी और नेक दिखाई देती थी। उसने आसिया को समझाया, अल्लाह से माफी मांगो, वह गफूरुर रहीम है। हो सकता है कि तुम्हें दुनिया में सजा मिले, लेकिन अगर तुम्हारी तौबा सच्ची हो तो आखिरत में माफी मिल जाएगी। आसिया की आंखों में आंसू आ जाते। फिर वह नमाज में बड़ी जोर जोर से रोने लगती, सोचती कि उस मासूम रेहान के लिए कुछ ईसाले थवाब किया जाए। उसकी जिंदगी तो उसके हाथों खत्म हुई। समय के साथ उसकी सजा किसी योजना के तहत कम कर दी गई, शायद अच्छे व्यवहार या अदालतों में कुछ नरमी के कारण। आखिरकार वह 4 साल में जेल से रिहा हो गई। हालांकि असली सजा 6 साल थी, लेकिन इसमें कमी हो गई थी। जब वह बाहर आई तो दुनिया बदल चुकी थी। लोग चेहरों को छिपाकर उसे देखते, कुछ भद्दे जुमले भी कहते। असलम ने दिल मजबूत करके उसे एक गाड़ी भेज दी और कहा, तुम मेरे घर मत आना, बल्कि सीधे अपने माता पिता के घर जाओ। आसिया बहुत रोई। माँ बाप ने भी थोड़ी बहुत डांट फटकार की कि तुमने हमारा सिर शर्म से झुका दिया, लेकिन फिर उसे घर में रख लिया।
आगे की जिंदगी का कोई अंदाजा नहीं था। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन असलम किसी काम से उसके माता पिता के घर आया। हालात का तकाजा था कि कोई आधिकारिक तौर पर फैसला हो कि यह रिश्ता खत्म किया जाए या कुछ और हो। दोनों का आमना सामना हुआ तो आसिया हिजाब में थी, आंखों में आंसू, शर्म से नजरें झुकाए हुए। असलम ने उसे संबोधित किया, बताओ अब तुम क्या चाहती हो? वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैं अपने के पर बहुत शर्मिंदा हूं, खुदा की कसम मुझे माफ कर दो। असलम ने चुपचाप उसकी बात सुनी। उसका दिल भी नरम हुआ, लेकिन मुंह से निकल गया, माफी का मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें फिर घर ले आऊं। वह कहने लगी, हां, मुझे कोई शिकायत नहीं, बस मैं चाहती हूं तुम मेरी माफी के लिए दुआ करो। इस तरह एक चुपचाप समझौता हो गया कि वे दोनों अलग रहेंगे। असलम ने उसे तलाक भी नहीं दी, शायद गांव वालों के डर से या अपनी आंतरिक उलझन के कारण, लेकिन व्यावहारिक तौर पर वे एक दूसरे से अलग हो गए। असलम कभी कभी सोचता कि शायद कल को मैं नया निकाह कर लूं, लेकिन इस गांव में सबको पता है कि मेरे घर क्या हुआ था। कोई शरीफ परिवार अपनी बेटी नहीं देगा। इस तरह वह खुद एक अजीब अकेलेपन में पड़ गया। आसिया भी अपने माता पिता की देखभाल करते हुए सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी। अब उसके अंदर सच में अफसोस, शर्मिंदगी और गहरे धार्मिक रुझान पैदा हो चुके थे। वह सुबह शाम कुरान पढ़ती, दुआ करती, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं जहन्नम की हकदार हूं, लेकिन तू तो माफ करने वाला है। समय बीतता गया, गांव में नई खबरें आने लगीं, लोग पुरानी बातों को भूलने लगे। खाला बशीरा भी एक दिन अल्लाह को प्यारी हो गईं। नई नस्लों ने नई कहानियां अपना ली थीं। अब लगभग 3 साल बाद एक दिन आसिया ने सुना कि असलम बीमार है। गांव में लोग कहते थे कि असलम को शायद शुगर या ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो गई है। उसे शहर के अस्पताल जाना पड़ा। आसिया का दिल मचल उठा कि मैं कोई मरीजी आलम कर लूं, लेकिन हिम्मत न हुई। फिर मां के जोर देने पर वह एक दिन शहर के अस्पताल गई। वहां असलम का बिस्तर ढूंढ कर पहुंची तो असलम ने उसे देखकर हैरानी से आंखें खोली। असलम बहुत कमजोर लग रहा था। आसिया ने रुंधे हुए स्वर में पूछा, कैसे हैं आप? असलम ने सरघोशी में कहा, जिंदा हूं बस। आसिया चुपचाप उसके पास बैठकर हाथ थाम लेती है। असलम ने भी हाथ नहीं झटका। शायद अब उसकी नफरत में कमी आ चुकी थी, या तबीयत की कमजोरी ने उसके अंदर के घावों को ठंडा कर दिया था। कुछ देर चुप्पी में बीतती है। फिर असलम ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अपनी अहंकार को कभी खत्म नहीं कर सका। शायद यही मेरी सजा है। आसिया ने गहरे दुख से रोते हुए कहा, मुझसे ज्यादा सजा का हकदार कौन होगा? मैं दिन रात अपनी इस गलती पर पछताती रही हूं। कुछ पल बाद असलम ने कहा, तुम जीते जी मर गईं और मैं जीते जी मरता रहा। हम दोनों बर्बाद हो गए। यह वाक्य सुनकर कमरे में एक डरावनी सी चुप्पी छा गई। शाम को डॉक्टर आया और असलम की जांच की। अगले कुछ दिनों में असलम की तबीयत में सुधार होने लगा। आसिया वहीं अस्पताल में उसकी देखभाल करती। कभी चुपके से जाते हुए पानी का गिलास भर देती, कभी दवा समय पर देती, कभी डॉक्टर से विस्तार से पूछती। दोनों के बीच कई बड़े घटनाक्रम आड़े थे, लेकिन एक रिश्ता था, चाहे वह कानूनी हो या भावनात्मक, जो किसी न किसी रूप में बना हुआ था। असलम ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर माता पिता के घर जाने के बजाय अस्थायी रूप से किसी जानने वाले के घर रहने का फैसला किया। आसिया ने भी उसी मोहल्ले में किराए पर एक छोटा सा कमरा ले लिया, ताकि वह असलम का ख्याल रख सके। गांव वापस जाने का किसी का मन नहीं था। शायद शहर में पहचान का मुद्दा कम था। कोई हमदर्द था जो मदद कर देता था। इस तरह वे एक नए चरण में प्रवेश कर गए थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब असलम के अंदर कुछ टूटकर जुड़ने लगा। उसने आसिया से कहा, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर चुकी हो तो मैं तुम्हें फिर से अपने निकाह में रखने के बारे में सोच सकता हूं। आसिया फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने तो कभी निकाह तोड़ा ही नहीं था। आपने तलाक नहीं दी थी। मैंने तो आपको अपना पति ही समझा। यह सुनकर असलम ने गहरी सांस ली और कहा, लोग क्या कहेंगे? आसिया ने विनम्रता से कहा, लोगों की परवाह मत करो। हमने बहुत धक्के खा लिए।
असलम ने सिर हिलाया। शायद अब वह भी थक चुका था दुनिया की परवाह करते करते। जिंदगी से कुछ बचा नहीं था, लेकिन एक उम्मीद थी कि वे एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। अंततः एक छोटी सी रस्म से उन्होंने फिर से एक साथ जीवन जीने का निर्णय लिया, या यूं कहें कि अपनी जिंदगी के टूटे हुए टुकड़ों को एकजुट करने की कोशिश की। हालांकि यह कहानी यहां किसी पारंपरिक सुखद अंत पर खत्म नहीं होती। दिलों में अभी भी घाव थे। वे वर्षों तक इस घटना के असर से बाहर नहीं निकल सके। कभी जब रात को असलम नींद में कराहता तो आसिया घबरा कर जाग जाती, उसे पानी देती और सोचती कि यह सब मेरे गुनाह का नतीजा है। कभी आसिया को डरावने सपने आते कि रेहान की लाश फिर से उठ बैठी है और मुझसे पूछती है, क्यों ऐसा किया था? वह घबराकर उठती, तिलावत करती, कलमा का वच पढ़ती, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे जीवन को सामान्य बनाने की कोशिश करती रही। गांव से दूर रहना बेहतर था, क्योंकि वहां लोग उंगलियां उठाते थे। वे शहर में किराए के मकान में रहते थे, छोटी मोटी मजदूरी या नौकरी से अपना जीवन यापन करते थे। कुछ साल और बीत गए। एक दिन आसिया ने मौलवी साहब, जो अब शहर में एक मस्जिद में आ गए थे, के सामने यह स्वीकार किया कि मैं दिन रात इस सदमे और गुनाह के बोझ में डूबे हुए हूं। मुझे लगता है मेरी तौबा भी स्वीकार नहीं होगी। मौलवी साहब ने उसे बड़े नरमी से समझाया कि अल्लाह बहुत दयालु है, बस तुम अब अपनी बाकी जिंदगी अच्छाई के कामों में बिता दो, शायद यही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता बन जाए। आसिया ने अपनी बाकी जिंदगी लोगों की मदद करने, गरीबों को खाना खिलाने, कपड़े बांटने और मखलूक खुदा की सेवा में लगा दी। असलम भी उसके साथ चुपचाप सहयोग करता रहा। इस तरह एक टूटी फूटी जिंदगी धीरे धीरे चलने लगी। उम्र के आखिरी हिस्से में उनके यहां संतान नहीं हुई, लेकिन एक अनाथ बच्चे को गोद ले लिया जिसका परिवार किसी दुर्घटना में निधन हो गया था। असलम ने सोचा कि शायद इसी तरह वह अपने गुनाहों का कफारा देंगे कि किसी बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करेंगे। आसिया ने उस बच्चे को बेटे की तरह पाला, उसका नाम राहिल रखा। घर में अब एक नई रोशनी आ गई। जब वह राहिल को खिलाती, उसका सिर सहलाती, तो उसकी आंखों में आंसू होते और वह सोचती कि काश मैंने कभी ऐसे ही प्यार से अपने पति को थाम लिया होता, कभी गुनाह की तरफ न बढ़ी होती। रेहान के बारे में वह एक स्थायी आंतरिक दुख रखती थी, लेकिन यह दुख उसे अच्छाई की दिशा में धकेलता था। उसने सोचा कि शायद यही रेहान की माफी और अपने गुनाहों का कुछ मुआवजा बन जाए। लोग अब भी उनसे कटकर रहते थे, लेकिन शहर में इतनी जगह होती है कि कोई किसी के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देता। मौलवी साहब भी कभी आते तो तिलावत का पाठ करते, समझाते कि देखो, जिंदगी में कभी नफ्स के हाथों मजबूर मत हो जाना। आसिया और असलम सिर झुकाकर हां में हिलते रहते। कभी कभी कोई पुराना जानने वाला आता तो खबरों का आदान प्रदान होता। असलम बस एक छोटी सी नौकरी करता और बाकी समय चुपचाप बिताता। इस तरह यह कहानी एक बड़े सबक के रूप में समाप्त हुई। एक गलत भावना, एक क्षणिक भावनात्मक क्रिया ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। रेहान जैसा मासूम युवा अपनी जान गंवा बैठा। आसिया ने सालों तक जेल में बिताए, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। असलम का दिल भी टूट कर रह गया। अगर कोई एक चीज है जिसने इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाया, तो वह तौबा, पश्चाताप और फिर धीरे धीरे अल्लाह की तरफ रुझान है। यह सच है कि दुनिया में सजा मिलती है, बदनामी भी मिलती है, लेकिन अगर अल्लाह के सामने सिर झुका दो तो शायद दिल को कुछ शांति मिल जाए। यही कुछ आसिया को किसी हद तक मिला कि अब वह हमेशा अल्लाह को पुकारती रहती और रेहान के लिए एहसाले थवाब करती थी। प्यार की गलतियां कितनी भयानक साबित हो सकती हैं, इसका उसे पूरी तरह से एहसास हो चुका था। आखिरकार कुरान की यह आयत उसे अक्सर याद रहती, अल्लाह बदतमीजी, बुराई और सरकशी से मना करता है। और वह यह आयत पढ़कर रोने लगती, काश मैंने समय रहते अल्लाह का आदेश समझ लिया होता। इसी विचार पर उसकी कहानी खत्म होती है, लेकिन यह सब विवरण किसी किताब में दर्ज नहीं है।
लोग तो बस इतना जानते हैं कि आसिया ने एक गुनाह के रास्ते पर चलकर मुश्किल में पड़ गई। जो सबक उन्हें नहीं पता वह यह है कि कभी कभी एक हल्की सी भटकाव इंसान को कैसे तबाही के गहरे गड्ढे में धकेल देती है। अगर तौबा का रास्ता न मिले तो शायद आखिरत भी बर्बाद हो जाए। आसिया को दुनिया में भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और दिल का सुकून छिन गया। फिर भी अगर उसके आंसुओं ने अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक दी है तो शायद कुछ माफी मिल जाए। यही इस कहानी का संक्षिप्त अंत है।